तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सफर सुपर 10 का। सफर सुपर 10 का ये जो मेरा सफर है, ये सफर हम ले जाते हैं कि आप अपने बोर्ड की एग्जाम में सुपर 10 में आ जाएं। इसी सफर के लिए हम आपके लिए हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको अच्छी वही लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। तो हम लोग उसी तैयारी में लग रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन को व्यू में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण की वर्ण को पढ़ने चलते हैं। वर्ण से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को हम देखना चाहते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यूं तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक पेज आप पढ़ लेते हो, एक ही पेज पढ़ लेते हो, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग वहां से डील कर लेते हैं। जरा से देखिए वो कौन सा पेज है जहां से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। जरा से देखते हैं उस पेज को। यहां से अगर इस पेज को देखते हो उच्चारण स्थान से, तो 60% क्वेश्चन 60% के लिए आप तैयार हो जाते हो। एकदम इसमें नो डाउट है कि इसके लिए आप तैयार हो जाते हो कि कहाँ कंठ है, कहाँ तालु, कहाँ मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कष्ट, कंठ, दंत, ये सब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग की तैयारी हो सकती है। बस इसको याद कर लेते हैं तो हमारी सब काम हो जाती है। जैसे इस पर क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, ग का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। ये क्वेश्चन 60% आपको तैयार कर देता है। उससे पढ़ते हैं और यदि आप जो है कि पता लगाते हो कि ल कौन व्यंजन है, य कौन व्यंजन है, ये बता देते हो तो आपकी 70% तैयारी हो जाती है। अगर बता देते हो कि ई कौन स्वर है, दीर्घ है, हर्ष है, अगर ये बता देते हो तो आपकी तैयारी 80% हो जाती है। अगर आप बताते हो कि कक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं तो आपकी तैयारी जो है 90% हो जाती है। और इसी प्रकार से कुछ छोटे से क्वेश्चन ये तैयार कर लेते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार हैं, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं, ख क्या है। अगर इस तरह की क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% हम तैयारी कर सकते हैं। तो बस इतनी सी तैयारी मुझे करनी है। अगर इतनी सी तैयारी के लिए यदि आप मुझे चांस दें तो मैं बहुत आसानी से पहले तो ये तैयार करा दूं, उच्चारण स्थान हम आपको याद करा सकते हैं। उच्चारण स्थान याद करो 60% में कोई दागी नहीं है। चलिए उच्चारण स्थान को तैयार करते हैं। तो आपको मालूम है कि क ख ग घ अंग, ये है कवर्ग, यानी कि क से कंठ होता है और क से कवर्ग होता है। तो कंठ क ख ग घ अंग ये आपको आते हैं कंठ से, और यहीं पर आपका है अ और आ। बहुत ज्यादा नहीं याद करने के लिए, क वाला ग्रुप कंठ से, उसके बाद अ आ भी कंठ से, और एक आपका ह है। बस याद हो गया सर, कहीं कुछ नहीं है, एकदम फाइनली याद हो गया कि क ख ग घ अंग अ आ और ह कंठ से होता है। चलिए कंठ के बाद जब आप कंठ के बाद चलते हो भीतर से मुंह की तरफ आते हो, इधर के भीतर से इधर से मुंह की तरफ आते हो तो आपको तालु मिलता है। अंदर में तालु है, तो तालु वाला कौन है, तो आपके क ख ग के बाद हम लोग च छ ज पढ़ते हैं तो च छ ज झ य हो गया, और अ आ के बाद ई पढ़ते हैं, सरू भी इसी में है। और यहाँ पर दिए हैं आपको य और तालाब स। देखिए इसका नाम है तालाब स। तो तालाब स का मतलब क्या है कि तालु वाला, तालाब स का मतलब क्या है कि तालु वाला। तो तालाब स और य, बस इतना याद हो गया सर। कंठ से याद हो गया क ख ग घ अंग अ आ और ह, और तालु से याद हो गया च छ ज झ य और ई य स। बस एकदम याद हो गया सर। अब हम लोग याद करते हैं मूर्धा कि मूर्धा, तो आपको मैं बता दूं कि तालु के बाद कंठ चले, कंठ के बाद तालु, तालु के बाहर निकले तो हमको मूर्धा दिखाई देता है। वहां कौन है, तो क ख ग च छ ज के बाद कौन होता है, ड ठ ड ढ न। तो ड ठ ड ढ अण जो है हमारा ये मूर्धा है। और इसमें हम एक चीज और डाल देते हैं री। और आपको हम बताए हैं कि जैसे य के बाद र होता है तो र है, और तालाब स के बाद हम लोग मूर्धन्य स पढ़ते हैं ना, तो इसका नाम ही है मूर्धन्य स। देख लो मूर्धा स, ठीक है। तो ये हम लोगों के साथ हो गया। तो हम लोग आ गए, कहां से आ गए, कंठ आ गए, हम लोग जो है सो कि तालु आ गए, मूर्धा आ गए, और उसके बाद है ये दंत।
दंत से कौन है तो बस याद कर लीजिए, त त थ द ध न, और य र पढ़े थे, ल हो गया इसमें, और इधर से देखिए तालाब स्वर मूर्धन्य स दंते स, इसका नाम ही है दंते स। एकदम याद हो गया सर, कहीं इसमें द्वंद की बात नहीं है। तो हम लोग लाइन सब लोग याद करते चल रहे हैं। और दंत के बाहर, इस दांत के बाहर में जो ओठ है, ओठ से कौन कौन है तो ओठ से है प फ ब भ म, तथा के बाद प फ ब भ म है, और इसमें जब यहाँ छोड़े थे ई के बाद उ और उ है, उ है। और उसके बाद देखिए यहां तक हम लोग आ गए। अब दो को आपस में मिल के काम कर रहे हैं, कौन कौन, कंठ और तालु। कंठ और तालु भीतर के आपस में मिल के काम करेंगे तो ए और ए है। कंठ और ओठ आपस में मिल के काम करेंगे तो ओ और औ है। और दंत और ओष्ठ काम करेंगे आपस में तो व। और नासिका से, जिसके साथ लगता है कि नाक से बोल रहे हैं, ठीक है, ये नासिका से अंग है, य है, अर है, न है, म है, यानी जो लास्ट वाले आते हैं सब अंग, य, अर, न, म। बस इतनी सी बात हमको अगर याद कर लेते हैं तो हम बिना कहे सुने ये सारे क्वेश्चन सर हल कर सकते हैं कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, ग का उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, ये सब हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। तो सब बता सकते हैं कि अंग कहाँ है, भ कहाँ है, ये सब हम लोग दिखा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ से डील कर सकते हैं कि त कहाँ है, अड़ कहाँ है, द कहाँ है, प कहाँ है, क कहाँ है, घ कहाँ है, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है। चले हैं कहां से, कंठ से। कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद ओठ, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओठ। एकदम आराम से हम लोग सब काम कर लिए हैं। तब इस सब का जवाब दे सकते हैं, इस सब का जवाब दे सकते हैं। और मैं इस सब का जवाब आपसे अपने कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और बहुत बड़ा इनाम आपके लिए रखे हुए हैं, बहुत बड़ा इनाम रखे हैं। यदि आप जो है इसका जवाब अगर भेजते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में तो हम आपके लिए इनाम लेकर आए हुए हैं। इनाम क्या लेकर आए हुए हैं, अभी सोचिएगा कि सर क्या कर रहे हैं, तो सफर सुपर 10 का में हम रखे हैं इनाम। अगर 10% 90% जवाब देने वाले बच्चे सुपर 10 में जाएंगे, 80% वाले सुपर 20 में, 70% वाले सुपर 30 में, 60% वाले सुपर 70 में, और 50% वाले सुपर 100 में ये जाएंगे। और उनको मैं अपने तरफ से इनाम दूंगा। जब आपका एग्जाम होगा तब उस एग्जाम के बाद हम आपको बुला कर इनाम देने वाले हैं, बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। हम आपको लेकर चलेंगे इसमें, और इसी तरह की तैयारी आपको कराएंगे कि आप सुपर 10 में चले, अभी से कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना शुरू कीजिए, हम आपके पीछे लगेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम बता रहे हैं कि एक तैयारी हमने कर लिया, एक तैयारी कर लिया, तब मेरे पास है कि भैया ल कौन व्यंजन है। तो ये व्यंजन जानने के लिए जरा सा हम सोच रहे हैं कि सब क्वेश्चन को और बढ़िया से, कि ताकि अच्छी नंबर आ जाए, तो हम लोग शुरू से सोचते हैं कि थोड़ा सा आपको हम डील कर दे कि क्या होता है भाई वर्ण क्या है। इसके शुरू से मैं आपको सोच रहा हूं कि आपको मैं ये शुरू से ही दे दूं। चलिए दे देते हैं हम लोग शुरू से। वर्ण क्या है, तो वर्ण जो है भाषा की मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह वर्ण कहलाता है। यानी कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड ना हो। यानी हिंदी में कितने वर्ण है, हिंदी में 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। जैसे अ आ क ख, एकदम आसान है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और वर्णमाला किसको कहते हैं, तो वर्णों का क्रमबद्ध समुदाय वर्णमाला कहलाता है। चाहे वर्णों का उच्चारण समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। एकदम आसानी से वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई है। और जिसका उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण, जैसे क ख होता है। जरा चलिए, वर्ण को हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में बांटा है। स्वर वर्ण को हम लोग यहाँ पर एक्चुअली 3 में बांट रहे हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत, लेकिन 2 और ले लिए हम, नासिक और संयुक्त। लेकिन देखते हैं हर्ष क्या है। हर्ष है जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, या उच्चारण जिसका हल्का हो, जैसे अ ई उ री। देखिए अ लिए है, छोटी ई लिए है, छोटी उ लिए है, और ई लिए है, बस 4 गो। और दीर्घ में जिसके उच्चारण में हर्ष से 2 गुना समय ज्यादा लगता हो, ठीक है, यानी उच्चारण लंबा और ऊंचा हो,
जिसमें आता है आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ, एकदम आसानी से जान रहे हैं। प्लुत, प्लुत कौन है? जिसके उच्चारण में हर्ष से 3 गुना ज्यादा समय लगता हो। ओम बोलते हैं ना ओम, तो ओम में समय लगता है, ये प्लुत है। और संयुक्त या अनुनासिक कौन है? जो नाक, जिसका अनुस्वार, अनुस्वार जैसे होता है आंगन, ठीक है ना, चंद्रमा, ये सब पर अनुस्वार लगता है, तो इसका स्वर नाक से होता है, अनुनासिक है। और संयुक्त 2 स्वर वर्णों के मेल से, तो कौन है भाई संयुक्त? जरा देख ले प्रेम से। तो संयुक्त है ओ आ के साथ यदि ई, छोटी ई और या बड़ी ई मिलते हैं तो ए बनता है। ओ आ के साथ यदि ऊ और बड़ी ऊ मिलता है तो ओ बनता है। ओ आ के साथ यदि ए और ए मिलता है तो ए बनता है। ओ आ के साथ ओ और औ मिलता है तो ओ बनता है। और के साथ यदि अनुस्वार मिलता है तो अंग बनता है। और के साथ यदि विसर्ग मिलता है तो अह बनता है। ये संयुक्त स्वर है। जान के संयुक्त स्वर के बारे में जानेंगे। जरा सा देखिए, इसको हम बताते हैं। स्वर वर्ग की कौन कौन सी मात्रा है और इसकी मात्राएं कैसे है, सब आपको बचपन से मालूम है। और का कोई मात्रा नहीं होता है। आ के लिए हम लोग आकार पाते हैं, ई के लिए बताते हैं हर्षई, ये दीर्घई, ये हर्षौ, ये दीर्घौ, ये री के लिए नीचे से लगाते हैं, ठीक है। और ए के लिए एक इकले, ए के लिए दो इकले, और ओ के लिए उकार, और औकार, ओ के लिए औकार, अंग के लिए अनुस्वार, अह के लिए विसर्ग। ये बहुत बड़ी बात बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अ के बिना जो व्यंजन आते हैं, जो व्यंजन अ के बिना आते हैं, व्यंजन में कखा की बात कर रहे हैं, जो अ के बिना आते हैं उनको हलंत कहते हैं। जैसे क में नीचे ऐसे लगा दीजिएगा हल्का सा, च में से नीचे ऐसे लगा दीजिएगा, म में से हल्का लगा दीजिएगा, तो ये कहलाते हैं हलंत। एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, ये आधा क हो गया, ये आधा च हो गया, आधा म हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर हलंत लगा देते हो तो व्यंजन क्या हो जाता है? तो आधा हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अ के साथ यदि व्यंजन हो तो हम लोग क च म पूरा लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग बात जान गए। अब व्यंजन वर्ण कौन है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हम लोग जानते हैं अ की ध्वनि छिपी रहती है हमेशा। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है, लेकिन बाद में 2 जोड़े गए हैं तो 35 होगी, फिर बताएंगे उसको। चलिए, तो इसमें व्यंजन वर्ण में हमारे पास 3 तरह के हैं, स्पर्श है, अंतःस्थ है और ऊष्म है। स्पर्श, जिसका स्पर्श से उच्चारण होता है। आप जब बोलते हो तो यहाँ स्पर्श होता है, क वर्ग, क ख, स्पर्श से उच्चारण होता है। ये सब का उच्चारण स्थान कंठ है। चवर्ग, च छ ज, हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण स्थान तालु है। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, और पफ यानी पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये हम लोग पढ़ लिए, पहले ही पढ़ लिए, शुरू बता दिया आपको। और अंतःस्थ में कौन आते हैं? ये अर्ध स्वर है या अर्ध स्वर कहते हैं, इसको अर्ध स्वर से ही पूछ सकता है। तो अंतःस्थ या अर्ध स्वर कौन है? य र ल व, य र ल व। इनका उच्चारण स्थान देखिए, जीभ, तालु, दांत, ओठ के परस्पर सटने से, परंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, इसलिए इनको अंतःस्थल या अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। और ऊष्म, ऊष्म क्या है? रगड़ से होता है। ये रगड़ होती है तब जाकर घर्षण से उत्पन्न होते हैं। ये कौन है? तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। एकदम याद हो गया सर। अंतःस्थ कौन कौन है, ऊष्म कौन कौन है, और इसको तो हम लोग याद ही कर चुके हैं, ठीक है। अंतःस्थ में य र ल व, और ऊष्म में तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह है। एकदम धाय हम लोग कर लिए सर। संयुक्त व्यंजन कौन है? तो कक्ष है। किससे बना है? आधा क, कम हलंत लगा है, आधा क मूर्धन्य स को मिलाए हैं, तो हमको मिला है कौन चीज? कक्षा मिला है। ऐसा ही देखिए, त्र कैसे मिला है? आधा त और र मिला है तो त्र हुआ है। ज्ञ कैसे बना है? आधा ज और य मिला है तो ज्ञ बना है। ऐसा ही हमारे पास 2 और नए व्यंजन है, जिसको हम लोग अंग लिखे थे ना, उसी के नीचे हम लोग यहाँ बिंदु देते, अंग और ढ, ये इसमें र की ध्वनि होती है, ठीक है ना। तो अब 33 नहीं, अब 35 व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास 35 व्यंजन है, कुछ पूछे तो बता सकते हैं। तो इसी तरह से उच्चारण स्थान तो हम लोग सीख ही लिए हैं, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग बता सकते हैं कि ल कौन व्यंजन है। ल उसमें है तो य र ल व पढ़े है ना, तो ल जो है कौन है? अंतःस्थ है, एकदम बता सकते हैं। ई कौन स्वर है? तो ई भी हम लोग देख रहे हैं कि ई बड़ी है, ये दीर्घ स्वर है। तो इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? मूल में कि संयुक्त में? तो अभी बताया है कि कक्षा किससे बना है, अभी बताया है कि कक्षा किससे बना है, कक्षा किससे बना है? तो कक्षा बना है आधा क और मूर्धन्य स, ठीक है। तो हम लोग देख लिए ये किससे बना है।
ये सब हम लोग क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। आप सब क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा, मैंने सारे क्वेश्चन का नंबरिंग किया हुआ है। अब आप बता सकते हो कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4, ठीक है ना। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा की, चौथाई की, तिहाई की, संपूर्ण, एकदम आप बता सकते हो। वर्णिक उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, कौन कौन से उच्चारण स्थान है, हम बताए हैं ना। कंठ होता है, तालु होता है, मुर्दा होता है, दंत होता है, ओठ, सब होता है। ख क्या है, कवर्ग है, क्या घोष है, कि महाप्राण है, कि सभी है। बउआ अभी ये हम छोड़े हुए घोष और महाप्राण, इसको भी बता देते हैं, तब आप हम साफ इस पर क्लियर हो जाइएगा। आइए उसको भी जरा देख लेते हैं। अल्प प्राण कौन है और महाप्राण कौन है। जिन वर्णों को उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है उसको अल्प अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें जैसे आपको एकदम आसानी से याद कर लीजिएगा, कखयत के अनु, तो क हो गया पहला, ग हो गया तीसरा, अंग हो गया पांचवा, सही। च पहला, ज तीसरा और य पांचवा, तो यहाँ से यहाँ तक चले, प तक चले जाइए, और इसमें य र ल व, ये सब आते हैं अल्प प्राण में, इसमें कम सांस लगता है। और महाप्राण में जिसमें सांस की मात्रा अधिक हो, कौन है ये, तो जो दूसरा लिया है, क के बाद ख होता है तो दूसरा है, तो दूसरा ले लो। और कौन सा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा होता है, यही होते हैं। और साथ में तलाब सम, मूर्धन्य सम, स और ह, एकदम ये भी याद हो गया सब, ढाई सब लोग याद कर लिए। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा महाप्राण, 5 को में से 3 गो इधर और 2 गो इधर है। और नीचे हम याद कर लिए, इसमें यर अलावा इसमें याद कर लिया तलाब सम, मूर्धन्य स, दंत स और ह, चलिए ये भी याद हो गया। अब हमारे पास घोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है। जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत हो जाती है, झंकार आ जाता है, जिसमें सिर्फ नाद का उपयोग होता है। तो देखिए हम कौन कौन बता रहे हैं, जैसा ही बताया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। इसमें कौन हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ग, घ, अंग, तीसरा, चौथा, पांचवा। जरा देख लो, वही बात हमने कहा है सबका। क वाला में भी तीसरा, चौथा, पांचवा, च वाला में भी तीसरा, चौथा, पांचवा, इस सब में ऐसे ही बता देंगे। और जितने स्वर वर्ण है वो सब के सब घोष वर्ण होते हैं। और य, र, ल, व, ह भी है यहाँ पर भाई, घोष वर्ण है। और अघोष कौन है, तो जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत नहीं होती, इनमें कोई झंकार नहीं होता, ये कौन है, तो इसमें सिर्फ श्वास का उपयोग हम लोग करते हैं, इसमें नाक का उपयोग करते हैं, इसमें श्वास का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, क ख, पहला दूसरा, च छ, पहला दूसरा, ट ठ, पहला दूसरा, ट थ, पहला दूसरा, प फ, पहला दूसरा, और तलाब से, मूर्धन्य से, दंत से। इसमें पहला दूसरा हो गया, इसमें हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, सबका। क वाला में भी हो गया, सब में हो गया। बस हम लोग इतना हम लोग जान जाते हैं तो मेरा काम हो जाता है, ठीक है। और यही से हम सफर सुपर 10 का करेंगे। और आपको मैंने लगभग 20 क्वेश्चन दिया है, और मैं चाहता हूं कि 20 क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए। सभी 20 क्वेश्चन का आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, और हम अपने इनाम का हकदार होइए, और हम आपको इनाम देने के लिए तैयार हैं। और आपकी एग्जाम खत्म होगी और हम इनाम के लिए एकदम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी बुलाहटा देकर बड़े मन से आपको इनाम देंगे। धन्यवाद। तो आप इसको याद कर लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।